हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो कि सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें जो एक फर्स्ट यूनिट है भारत का इतिहास, उसी के पहले जो कि प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है जिसमें भारत का इतिहास टॉपिक है एक, ठीक है। और ये का यूनिट कौन सी है, वो यूनिट 1, ठीक है। तो उसके एक टॉपिक जिसका नाम है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा एवं जो है भारतवर्ष, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष, ठीक है। ये दो अलग अलग टॉपिक उसमें मेंशन है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतवर्ष क्या कैसे कैसे नाम पड़ा ये चीज़ें, ठीक है। और प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा मतलब कि ज्ञान वगैरह कैसे दिया जाता था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे देखते हैं पहले कि जो सिलेबस, जो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस में है, तो ये आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट है भारत का इतिहास, जिसमें संकल्पना एवं विचार करके एक टॉपिक के अंतर्गत प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है या फिर भारत, और एक है भारतवर्ष। इन दो टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आगे के भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है अद्भुत ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भाग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। यानी कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, ठीक है, तो वो ज्ञान परंपरा कैसी थी? उसमें सिर्फ मौखिक रूप से या फिर जो है लिखित रूप से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था, जैसे कि आजकल के आप देख रहे हैं कि भारत में के जो शिक्षा शैली है वो बहुत ही स्तर उसका जो कि गिरता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जो है जॉब पर्पज़ से लोगों को पढ़ाया जाता है कि कैसे जॉब पाया जाए। लेकिन जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके तहत जो है ज्ञान जो दिया जाता था वो ज्ञान सा भी था, और विज्ञान के क्षेत्र में भी मतलब विज्ञान की भी जानकारी दी जाती थी, और लौकिक और पारलौकिक यानी कि इस लोक के बारे में, ठीक है, जिस लोक में इंसान रह रहा है, और परलोक से संबंधित भी ज्ञान दिया जाता था। परलोक यानी क्या? जो कि हमारे पृथ्वी से बाहर का, जो कि जिन्हें अब आप देवी देवता वगैरह कहते हैं, ठीक है, भगवान जिन्हें कहते हैं, उनके क्षेत्र का जो लोक है, उन जो जहाँ पे वो रहते हैं, तो या फिर जो पृथ्वी से अलग जो दूसरी दुनिया है वहाँ पर जो है उसका भी ज्ञान दिया जाता था। और कर्म के बारे में और धर्म के बारे में, यानी कि व्यक्ति कौन सा कर्म जो कर रहा है, कर्म कर रहा है, या फिर किसी धर्म को यदि वो मान रहा है, तो उससे संबंधित भी प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो है ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। और त्याग के बारे में भी, और ये त्याग वगैरह कैसे क्या कैसे, ठीक है, अपनी लाइफ में किस तरह से त्याग किया जाए, ये सभी चीज़ें का भी ज्ञान उसमें दिया जाता था। और ये एक प्रकार से एक समन्वय था, सभी को मिला जुला रूप जो था वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आता था, ठीक है। और प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा अति समृद्ध है तथा इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना है। यानी कि जो प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा थी, अब चूंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रारंभ में चूंकि बाकी धर्म जो है ये बाद में आए, ठीक है, सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन माना जाता है, और बाकी जो धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या फिर कोई भी धर्म हो, वो धीरे धीरे करके बाद में अस्तित्व में आए। लेकिन चूंकि सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म को ही माना जाता है, ठीक है, हिंदुओं का धर्म जो सनातन धर्म है। तथा इसका उद्देश्य क्या था? जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थे, तो उसका क्या उद्देश्य था? उस समय पे ज्ञान देने का क्या उद्देश्य था? तो धर्म, अर्थ, यानी कि धर्म, किसी भी धर्म पर आप बिलीव करना, ठीक है, और का अर्थ यानी कि जो अर्थ जो है, या मान लीजिए पैसे से संबंधित ज्ञान है, या तो फिर अर्थ जो आप जिस क्षेत्र में क्या कहते हैं रह रहे हैं, ठीक है। अर्थ यानी कि यही है कि जो अस्तित्व में है, जिस पे आप जो है पैसे से संबंधित ज्ञान वगैरह है, या फिर काम से रिलेटेड है। काम यानी कि जो है अपनी जीवन शक्ति में जो भी आपका शादी ब्याह वगैरह करेंगे, ठीक है, काम से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बाद मोक्ष की कैसे प्राप्ति होगी ज़िंदगी में, बाकी जो काम करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है। तो इसको समाहित करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना ही प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। चारों चीज़ों को समाहित यानी कि एकजुट करते हुए किसी भी व्यक्ति को यदि ज्ञान दिया जाता तो ये चार रूपों को समाहित करके ही उस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था, जिससे उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है
ठीक है, क्या होता था, विकसित होता था। इसके बाद जब सारा विश्व ज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था, तब संपूर्ण भारत के मानसी उच्चतम ज्ञान का प्रसार करके मानव को पशुता से मुक्त कर श्रेष्ठ संसार युक्त संपूर्ण मानव बनाते थे। यानी कि जो क्या है कि जब प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, तो उस समय पे जब पूरा विश्व क्या था, ज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ था, यानी कि ज्ञान कहीं भी नहीं दिया जा रहा था विश्व में। तो उस समय पे संपूर्ण भारत के जो मानसी थे, मानसी क्या, ऋषि मुनि, ज्ञान पूरे विश्व में कहीं नहीं दिया जा रहा था, बल्कि अंधकार था ज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि विश्व में कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं कर रहा था। उस समय क्या है कि पूरे भारतवर्ष में जो मानसी हुआ करते थे, मानसी यानी कि क्या है कि जो उच्च व्यक्ति, जो उच्च कुशल व्यक्ति, यानी कि जो ऋषि मुनि उस टाइम पे हुआ करते थे प्राचीन भारत में, तो वो क्या कर रहे थे, उच्चतम ज्ञान का प्रसार करके, यानी कि जो उच्च लेवल का ज्ञान होता है, जो कि 4 चीज़ों को समाहित करके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी चीज़ों को मिला करके जो व्यक्ति के जीवन को विकसित करने वाला ज्ञान था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये मानसी या फिर ऋषि मुनि जो है उच्चतम ज्ञान का प्रसार करके क्षेत्र में मानव को पशुता से मुक्त करके श्रेष्ठ संसार युक्त करके संपूर्ण मानव बनाते थे। यानी कि जो ये ऋषि मुनि वगैरह थे, तो ये क्या करते थे, उच्च श्रेणी का ज्ञान प्रदान करते थे मनुष्य को और उसका प्रसार करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। और इससे क्या होता था कि मनुष्य जो है पशुता से, यानी कि जो जिस प्रकार से पहले क्या है कि ये माना जाता है कि जब तक मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है तो वो एक पशु से के समान ही होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो पशुता से निकल करके एक क्या है कि ज्ञानी पुरुष बन जाता है, जिससे वो अपने जीवन को जीने के लायक बना सकता है, ठीक है। तो क्या करते थे ऋषि मुनि वगैरह, ज्ञान प्रदान करके मनुष्य को पशुता से मुक्त कर देते थे और उसे श्रेष्ठ संसार में जो है जीने लायक एक संपूर्ण मानव बनाते थे, ठीक है, जिससे वो अपना जीवन अच्छे तरीके से, ना कि पशुओं की तरह व्यतीत करे, बल्कि एक अच्छे श्रेष्ठ मानव की तरह श्रेष्ठ संसार में रह करके वो व्यतीत करे, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा मुख्यतः 2 आधार थे, यानी कि प्राचीन भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके मुख्यतः 2 आधार क्या थे, किस प्रकार से ज्ञान उस समय दिया जाता था प्राचीन भारत में। तो पहला तो है वैदिक काल ज्ञान परंपरा और दूसरा है बौद्ध काल ज्ञान परंपरा। यानी कि जो वैदिक काल एक ज्ञान परंपरा हुआ करती थी, ठीक है, जिसे जो है सनातन धर्म से व्यक्ति जो जुड़ा होता था तो उसे वो ज्ञान प्राप्त होता था। और एक और है बौद्ध काल ज्ञान परंपरा, यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे उन्हें बौद्ध वाली जो है ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल ज्ञान परंपरा। वैदिक काल ज्ञान परंपरा मुख्यतः क्या थी, 2 स्तर थे इसके भी। कौन कौन से स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो वैदिक काल ज्ञान परंपरा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी तो वो देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा जो है बालक की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उसके पुरोहित जन, यानी कि परिवारजन या फिर जो पंडित हैं उस परिवार से रिलेटेड जो भी उस परिवारजन, उसके व्यक्ति के 5 वर्ष जब पूर्ण हो जाता था किसी भी बच्चे का, ठीक है, तो उसके पुरोहित जन का अर्थ क्या है, उसके परिवारजन या फिर जो उसके फैमिली के जो कहते हैं ना कि अपने फैमिली का जो है पंडित कौन है, यानी कि जो कुल का जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, या गुरु होते हैं, कुल गुरु, तो वो उनके द्वारा जो है 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात बच्चे के पूजा जो है उपासना पद्धति के द्वारा विद्या आरंभ संस्कार को पूर्ण करवाते थे। यानी कि जो 5 वर्ष जब किसी बच्चे का पूर्ण हो जाता था तो परिवारजन या फिर जो पंडित या कुल गुरु होते थे तो वो क्या करवाते थे, पूजा उपासना पद्धति करवाते थे, यानी कि पूजा वगैरह करते थे, ठीक है, जिसके द्वारा विद्या का आरंभ करवाया जाता था बच्चे का, जिससे बच्चे की अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली से दूसरे नंबर की उंगली जो है, ठीक है, अनामिका उंगली से चावल के दानों के माध्यम से वर्णमाला का कोई अक्षर लिखवाया जाता था। इस प्रकार बालक की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती थी। तो प्राथमिक शिक्षा है या फिर प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कैसे स्टार्ट होती थी, जब मान लीजिए कोई बालक जो है प्राचीन काल में 5 वर्ष का पूर्ण हो गया था, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवारजन के जो है या फिर पंडित या कुल गुरु क्या करते थे, एक उपासना या पूजा पद्धति आरंभ करते थे, ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता था, बच्चे का विद्या संस्कार को, ठीक है, या शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार पूर्ण कराया जाता था। और उसमें क्या किया जाता था कि बच्चे की जो अनामिका उंगली है, यानी कि जो सबसे छोटी वाली उंगली है, उससे दूसरे नंबर वाली उंगली से, ठीक है, तो क्या करवाया था, चावल के दानों के माध्यम से वर्णमाला का कोई अक्षर लिखवाया जाता था, ठीक है,
वर्णमाला का अक्षर लिखवाया जाता था और इससे क्या हो जाता था कि उस बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभ मानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा क्या है, दूसरा भाग उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कैसे होती थी प्रारंभ? तो प्राथमिक शिक्षा हमने देखा, अब उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बालक को गुरुकुल आश्रम जाना होता था। जैसा कि हमने देखा है कि जो हमने रामायण हो या महाभारत वगैरह टीवी सीरियल देखे हैं तो इसमें दिखाया गया है कि जो कोई भी जो क्षत्रिय व्यक्ति था या फिर ठीक है ब्राह्मण, तो ये लोग क्या करते थे अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा कृष्ण जी ने ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में गए थे, ठीक है, उज्जैन में। तो वैसे ही क्या होता था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत क्या करना पड़ता था, तो बालक को गुरुकुल आश्रम जाना होता था। ठीक है, यानी कि जो उनके कुल गुरु हुआ करते थे या जो गुरु वगैरह होते थे बच्चों के, तो उनके आश्रम जाना पड़ता था उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, और यहाँ पर उपनयन संस्कार, जिसे उपनयन संस्कार क्या है, तो उपनयन संस्कार के पश्चात ही उच्च शिक्षा को आरंभ किया जाता था और यह उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपनयन संस्कार क्या है, जिसे करना पड़ता था उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, तो उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्या आरंभ होता है और मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी, यहाँ पर फ्रेंड्स स्थान लिखा गया है, स्नान होगा, यानी कि नहाना भी इस संस्कार के अंग होते थे। तो क्या है कि जो उपनयन संस्कार है, जिसके अंतर्गत क्या है कि जब उपनयन संस्कार हो जाता था व्यक्ति का, तभी जो है वो क्या कर सकता था, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, व्यक्ति को जनेऊ पहनना पड़ता था। अब जनेऊ क्या है, तो जनेऊ आपने देखा होगा कि जो पंडित जो होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं, उनको देखा होगा कि आपने कि वो जनेऊ धारण करते हैं। ठीक है, एक धागा जैसा शरीर में पहनते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से वो जनेऊ होता है और जनेऊ वो आज भी वर्तमान में भी उनके चलन में है, लेकिन सामान्य में जब सामान्यतः देखा जाता है कि ब्राह्मण ही पहनते हैं और दूसरे कास्ट के व्यक्ति देखने को नहीं मिलता कि पहनते। तो उस समय क्या होता था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जनेऊ पहनना अनिवार्य था। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रारंभ करते समय मुंडन भी करवाया जाता था बालक का, यानी कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, और पवित्र जल में स्नान भी जो है करवाया जाता था उपनयन संस्कार के अंतर्गत। और ये आपने देखा भी होगा, देखा कहाँ होगा, जो आपने टीवी सीरियल जैसे मैंने जिक्र किया महाभारत और रामायण वगैरह में, तो अपने कृष्ण जी को देखा था कि उनका जो है उसमें दिखाया गया था कि मुंडन वगैरह उनका हुआ था। ठीक है, और जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे तो ऐसा दिखाया गया था उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से उपनयन संस्कार बहुत ही जरूरी था उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और उपनयन संस्कार जो है इसे और किस नाम से भी जाना जाता है, तो यज्ञोपवीत संस्कार के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे ही शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि अब मैंने, चूंकि ये सिलेबस एमपीपीएससी प्रीलिम्स का है, तो आप इसमें नोट ये करते जाएंगे कि जैसे इसमें कोई क्वेश्चन यदि पूछेगा तो आपसे किस प्रकार से पूछेगा। तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मान लीजिए कि कितने वर्ष की आयु, मान लीजिए यदि व्यक्ति की है, कितने वर्ष की आयु से ही जो है प्राथमिक शिक्षा आरंभ हो जाती थी, तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष ऐसे करके जो है 4 ऑप्शंस वगैरह दे देगा आपको। तो इसमें जैसे कि 5 वर्ष से आयु से स्टार्ट हो रही थी प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कैसे क्या बन सकता है कि बच्चे का जो प्राथमिक शिक्षा आरंभ करवाई जाती थी, तो उपासना पद्धति के द्वारा पूजा जब करवाई जाती थी, तो किस उंगली के माध्यम से जो क्या किया जाता था, जो है उसको कोई अक्षर जो है वर्णमाला का अक्षर लिखवाया जाता था, तो अनामिका उंगली है। इसी प्रकार से ऐसे ही हर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको निकालने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, तब जा कर के आप जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है। अब जैसे उच्च शिक्षा से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखिए बन रहे हैं कि कौन सी जो संस्कार आवश्यक था उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, तो उपनयन संस्कार जो है आवश्यक था। ठीक है, और उपनयन संस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था, तो यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जो जाना जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको शॉर्ट में नोट करना पड़ेगा, इसमें ध्यान लगा के निकालने पड़ेंगे, जिससे कि आप उसको उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, और उपनयन संस्कार जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज 4 वर्णों में जो है विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें से ऊपर के 3 वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था।
और आयु के अनुसार ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष, वैश्यों के लिए 12 वर्ष निर्धारित थे। इसके पश्चात ही उच्च शिक्षा प्रारंभ होती थी और उच्च शिक्षा को भी 2 भागों में बांटा गया था, परा पाठ्यक्रम और अपरा पाठ्यक्रम। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, अब क्या है कि उपनयन संस्कार जो है ये जो कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम जानते हैं कि उस समय क्या था कि 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। लेकिन 3 वर्ण ही ऐसे थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही जो है क्या था, उपनयन संस्कार प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। उपनयन संस्कार या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। जो शूद्र व्यक्ति होते थे उन्हें जो है शिक्षा, उच्च शिक्षा वगैरह प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उस समय नहीं होता था। अब चूंकि ये 3 वर्ण ऐसे थे जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और उनमें से भी ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष के व्यक्ति होना चाहिए ब्राह्मण, ठीक है, और क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष, वैश्यों के लिए 12 वर्ष निर्धारित हैं। इतनी उम्र के बाद ही वो व्यक्ति जो है, कोई बालक जो है 8 वर्ष, या फिर जो ब्राह्मणों के लिए और क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष, तो इन वर्ष के मतलब इतनी आयु के बाद ही कोई बालक उच्च शिक्षा ग्रहण करने लायक बन पाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि उपनयन संस्कार जो है कितने जो है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि कौन कौन से जो वर्ण थे जिनको जो है उपनयन संस्कार करने का अधिकार था और इनमें से किसको नहीं था। तो 4 ऑप्शन दे देगा। अब पता चल रहा है 4 ऑप्शन दिया, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसे नहीं था, तो शूद्र व्यक्ति को नहीं था या शूद्र वर्ण वाले को, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा कि शूद्र वर्ण वाले व्यक्ति को जो उस समय पर अधिकार नहीं था उपनयन संस्कार करने का, ठीक है। और इसमें आयु से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ब्राह्मण के लिए कितनी आयु वर्ष की आवश्यकता के बाद मतलब वो ले सकता था उच्च शिक्षा, तो 8 वर्ष है। ऐसे ही अलग अलग आयु वर्ग का दिया है, तो ऐसे कोई भी पूछ सकता है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर, यानी यहाँ पर कहाँ पर, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्यतः वेदों से संबंधित ज्ञान दिया जाता था और एक वेद के लिए 12 वर्ष निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार से जो व्यक्ति चारों वेदों का अध्ययन करता था उसके लिए 48 वर्ष का समय निश्चित था और शिक्षा मुख्यतः मौखिक ही दी जाती थी, क्योंकि लेखन कला का प्रयोग भारत के इतिहास में सूत्र काल यानी महाजनपद काल 600 BC से शुरू माना जाता है। उसके पश्चात ही लिखित शिक्षा का प्रारंभ हुआ। क्या है कि जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्यतः कौन सा ज्ञान दिया जाता था, वो वेदों से ही संबंधित ज्ञान दिया जाता था। और एक वर्ष वेद जो है, चूँकि आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद सबसे पहला वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। तो वेदों से संबंधित चूँकि उस समय प्राचीन ज्ञान परंपरा में ज्ञान दिया जाता था, तो प्रत्येक वेद के लिए जो एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि इतना वर्ष किसी भी व्यक्ति को यदि एक वेद की यदि ज्ञान लेना है तो उसे 12 वर्ष का समय देना होगा। और यदि कोई व्यक्ति चारों वेद का ज्ञान लेना चाहता है शिक्षा का, ठीक है, तो उसे कितना समय देना पड़ेगा, 48 वर्ष, ठीक है। यानी एक वर्ष के लिए, एक वेद के लिए 12 वर्ष, तो चारों के लिए 48 वर्ष। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि वेद के लिए कितने वर्ष, एक वेद के लिए कितने वर्ष का समय निर्धारित था शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक वेद के लिए तो 12 वर्ष का, ठीक है, और चारों के लिए क्या था, तो 48 वर्ष। और उस समय क्या था, वेद से संबंधित ज्ञान तो दिया जाता था प्राचीन ज्ञान परंपरा में, लेकिन उस समय पे केवल मौखिक ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। उस समय पर लेखन कला का जो क्या हुआ था, प्रारंभ नहीं हुआ था। और लेखन कला का प्रारंभ कब माना जाता है, महाजनपद काल या सूत्र काल के समय पर 600 BC से ये शुरू माना जाता है लेखन कला का शुरुआत, ठीक है। उसके पश्चात ही लिखित शिक्षा प्रारंभ की गई थी। यानी कि जो पहले प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी वो कैसी थी, तो वो मौखिक दी जाती थी। और यदि तो यही पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो आप 4 को दी जाती थी, तो 4 ऑप्शंस देगा। तो दे सकता है कि लिखित में परीक्षा दिया जाता था, मौखिक दिया जाता था, या लिखित और मौखिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन देगा जिसमें से आपको फिर वही सही ऑप्शन टिक लगाना पड़ेगा कि मौखिक ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको नोट्स तैयार करते जाने हैं, क्योंकि नोट्स यदि आप तैयार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सुन लेंगे और पढ़ बस लेंगे तो आपको भूल जाएंगे। इसलिए शॉर्ट में आप नोट्स तैयार जरूर करते हैं, ठीक है। इसके बाद वेदों के अलावा वेदांग,
अन्य धार्मिक ग्रंथ, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थी, जिसमें शारीरिक और मानसिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण थी। संवाद शैली, वाद विवाद के माध्यम से भी ज्ञान की प्राप्ति कराई जाती थी। क्या है कि वेदों के अलावा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों के अलावा किस चीज़ का भी ज्ञान दिया जाता था? तो वेदांग, यानी कि वेदों को समझने के लिए जो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप की गई हैं जिससे वेदों को आसानी से समझा जा सकता है। तो वेदों के अलावा वेदांग, ठीक है, जैसे उपनिषद वगैरह है या आरण्यक वगैरह है, ये सभी चीज़ें जो हैं उस समय क्या है कि इन सभी चीज़ों का भी ज्ञान दिया जाता था वेदों के साथ साथ। और कुछ धार्मिक ग्रंथ भी थे जिसके अंतर्गत व्यवहारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थी, और शारीरिक और मानसिक रूप से भी शिक्षा दी जाती थी कि किस तरह से कोई भी बालक या व्यक्ति जो है शिक्षा ले रहा है तो वो अपने शरीर को फिट रख सके और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। इस सभी की शिक्षा भी प्रदान उस समय पर की जाती थी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। और संवाद शैली का क्या अर्थ है कि संवाद शैली मतलब किसी मनुष्य द्वारा बात करना है तो किस प्रकार से जो है व्यवहार करके, किस तरह से बातचीत करके बात करनी है, ठीक है, प्रेम भावना से, ये सभी चीज़ें उस समय सिखाई जाती थी। और वाद विवाद करना है किसी भी विषय पर, तो ये सारी शिक्षाएं जो है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत एक एक कर करके बालक को दी जाती थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब चूँकि हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत वैदिक काल में वैदिक ज्ञान परंपरा हमने देख ली, अब हम देखते हैं बौद्ध काल की ज्ञान परंपरा, यानी कि बौद्ध धर्म में जो ज्ञान परंपरा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी। तो बौद्ध ज्ञान परंपरा में भी शिक्षा के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? तो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में क्या था? तो इस ज्ञान परंपरा में भी प्राथमिक शिक्षा परिवार एवं परिवार के पुरोहित गण के द्वारा दी जाती थी। जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा कि प्राथमिक शिक्षा वैदिक ज्ञान के अंतर्गत जो है वो पुरोहित गण या फिर जो कुल गुरु होते थे या परिवारजन होते थे वो शुरू करवाते थे प्राथमिक शिक्षा बालक की। उसी प्रकार से बौद्ध ज्ञान परंपरा में भी प्राथमिक शिक्षा जो कौन शुरू करता था? परिवार के पुरोहित गण या फिर परिवार के जो वरिष्ठ व्यक्ति थे वो सब शुरू करवाते थे प्राथमिक शिक्षा। और जो उच्च शिक्षा है वो कैसे शुरू होती थी? तो उच्च शिक्षा जो है बौद्ध विहार और मठों में दी जाती थी। और उच्च शिक्षा हेतु बौद्ध ज्ञान परंपरा में 12 वर्ष के पश्चात प्रवज्या संस्कार क्या है? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी यह प्रवज्या संस्कार। और यह संस्कार बालक द्वारा अपना घर छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी बौद्ध मठ के लिए गमन करने का घोतक था। यानी कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ता था? किसी भी बालक को या व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ता था? बौद्ध विहार और मठों में ये शिक्षा दी जाती थी, तो जान निकलना पड़ता था व्यक्ति को। और उसके लिए 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष जब व्यक्ति हो जाता था 12 वर्ष का, तो उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु उसे क्या करना पड़ता था? प्रवज्या संस्कार किया जाता था उस बालक का 12 वर्ष की आयु के पश्चात। और ये प्रवज्या संस्कार क्या था? तो यहाँ प्रवज्या संस्कार से अर्थ है कि उस बालक का, जब वो व्यक्ति या बालक जो है 12 वर्ष की उम्र के पश्चात अपना घर छोड़ करके शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध मठ के लिए जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? प्रवज्या संस्कार कहा जाता था। यानी कि यदि कोई बालक हुआ, उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर ली, अब वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उसकी यदि उम्र 12 वर्ष हो चुकी है, तो वो क्या करेगा? अपने घर से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी बौद्ध मठ के लिए रवाना हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्या होता था? प्रवज्या संस्कार करना होता था उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए, किसमें? बौद्ध ज्ञान परंपरा के अंतर्गत। और उसके पश्चात ही उच्च शिक्षा दी जाती थी और वह बौद्ध मठ में या बिहार में प्रवेश करने के योग्य हो पाता था। यानी कि यदि प्रवज्या संस्कार कोई नहीं कर रहा है तो वो बौद्ध मठ में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से उच्च शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म में। और इसके बाद देखते हैं अब एक जो हमने देखा था भारतवर्ष जो अब हमने अभी देख लिया प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड जो भी दो टॉपिक, जो दो प्रकार से शिक्षाएं मिलती थी उस समय पे, प्राचीन जो वैदिक संबंधित शिक्षा, वैदिक ज्ञान से संबंधित, और एक बौद्ध ज्ञान से। अब हम देखते हैं जो एक हमारा वाला टॉपिक था भारतवर्ष, अब उससे भी रिलेटेड हम कुछ देखते हैं भारतवर्ष, ठीक है। तो भारतवर्ष से क्या संबंधित है? तो भारतवर्ष या भारत नाम हस्तिनापुर के महाराज
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा और आगे चलकर भारत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि भारत को पहले अलग अलग नाम से भी जाना जाता था, जैसे जम्बू द्वीप और भारत खंड। तो भारतवर्ष चूँकि एक जो टॉपिक है तो उसमें ये क्वेश्चन ही पहला ही पूछा जाएगा कि भारतवर्ष जो नाम है भारत का पहले हुआ करता था, तो भारतवर्ष कहाँ से नाम आया, किसके नाम पर रखा गया। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये किसके नाम पर रखा गया। तो महाराज हस्तिनापुर के जो महाराज थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, उनके नाम पर ये रखा गया। क्वेश्चन देखिए घुमा सकता है। भरत, चूँकि आपको पता होगा कि रामायण में राम जी जो हैं उनके भाई का नाम भी भरत था, तो कहीं आप गलती से ये ना क्वेश्चन में लगा के आ जाएं कि भरत उनके नाम पर रखा गया था ना, भारत का नाम भरत, ठीक है। तो यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला जी के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। तो यहाँ पर ये चूँकि अपोजिट है, थोड़ा सा अलग है कि हस्तिनापुर के महाराज हुआ करते थे दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, उनके नाम पर पे कहा जाता है कि भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और ये चारों दिशाओं की भूमि के स्वामी कहे जाते थे और एक चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, ठीक है। और सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, लेकिन इसके पहले भी अलग अलग नाम से भारत को जाना जाता था। कौन से? तो जम्बू द्वीप और भारत खंड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में भारत को अन्य किस किस नाम से जाना जाता था या किस एक नाम से नहीं जाना जाता। तो 4 ऑप्शन देगा, हो सकता है कि 3 ऐसे नाम दे दे जिसमें से जाना जाता था, लेकिन एक ऑप्शन अलग दे देगा जिसमें नहीं जाता था जिस नाम से, ठीक है। तो वही आपको गलत ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा या फिर 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से नाम से जाना जाता था, किस नाम से, तो उसमें सही ऑप्शन का टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जम्बू द्वीप है, भारत खंड है या आर्यवर्त, ये सारी चीज़ों के नाम से भी भारत को पहले जाना जाता था, ठीक है। और भारतवर्ष 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भारत का अर्थ है भा प्लस रथ के अंतर्गत भा का अर्थ है ज्ञान और रथ का अर्थ क्या है, लीन हो जाना, जबकि वर्ष से मतलब क्या है, एक भूभाग से संबंधित है, ठीक है। यानी कि इसका क्या पूरा मतलब हुआ कि ज्ञान के अंतर्गत लीन हो जाना, ठीक है। एक भूभाग का ज्ञान के अंतर्गत लीन हो जाना, ये भारतवर्ष का पूरा एक प्रकार से मतलब कहलाएगा, ठीक है। जैसे ज्ञान का भाग का मतलब हुआ ज्ञान और रथ का मतलब लीन हो जाना और वर्ष का मतलब एक भूभाग से, यानी कि किसी एक भूभाग के व्यक्ति का ज्ञान में पूरी तरह से लीन हो जाना, ये भारतवर्ष का एक्चुअल में अर्थ माना जाएगा यदि आप देखें तो, ठीक है। और इस भूभाग के अंतर्गत वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र आते थे। अब चूंकि इसमें बोला गया है भारतवर्ष, भारत एक जो है भूभाग के अंतर्गत के व्यक्ति मतलब लोगों का जो है क्या हो जाना, ज्ञान में लीन हो जाना। तो उस भूभाग की बात की जा रही है, तो वो भूभाग जो है उसके अंतर्गत कौन कौन आता था। तो प्राचीन भारत, चूँकि आपको पता है कि बहुत ही विशाल हुआ करता था भारत, तो उस समय पर भारत जो है संपूर्ण भारत जो था जब खंडित नहीं हुआ था भारत, तो उस समय पर भारत के अंतर्गत वर्तमान भारत, पाकिस्तान जो है वर्तमान में, बांग्लादेश जो है वर्तमान का, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान तक का कुछ क्षेत्र ऐसा था जो कि भारत में आता था। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में जब नई संसद बनी थी तो वहाँ पर भी जो है भारत का जो अखंड भारत का चित्र अंकित किया गया था, तो उसमें ये दिखाया गया था कि प्राचीन समय में भारत कितना बड़ा था, ठीक है। अखंड भारत जो था बहुत बड़ा था और उसमें कई जो है देशों का क्षेत्र आता था, ठीक है। और आगे चलकर भारतवर्ष या आर्यवर्त के निवासियों को भारतीय या आर्य कहा जाने लगा और सिंधु नदी को फारसियों के द्वारा हिंदू कहा गया और परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान शब्द का निर्माण हुआ और सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस नाम देने के कारण हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। क्या है कि जो भारतवर्ष है या फिर आर्यवर्त, चूँकि भारत को या कहा जाता था, ठीक है, तो आगे चलकर क्या हुआ, भारतवर्ष या आर्यवर्त के निवासी जो हैं उन्हें क्या कहा जाने लगा, भारतीय या आर्य कहा जाने लगा। यानी कि जो भारतवर्ष के निवासी थे उन्हें क्या कहा जाने लगा, धीरे धीरे भारतीय कहा जाने लगा। और जो कि भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था, तो उसमें आर्य भी कहा जाता था। भारत आर्यवर्त के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था, आर्य और या फिर भारतीय। आर्यवर्त आपको सुनने को मिलेगा, आर्यवर्त आप यदि कहाँ सुनना चाहेंगे कि कहाँ यूज हुआ है आर्यवर्त शब्द का, तो आप देखेंगे कि आपने यदि सीरियल देखा हो महाभारत,
तो उसमें जो है पूरे जो है दुर्योधन बोलता है कि मुझे पूरे आर्यवर्त क्षेत्र का जो है क्या बनना है, सम्राट बनना है। ठीक है, तो वहाँ पर वो डिस्कस करता है आर्यवर्त के संबंध में। और जो है हिंदू कैसे पढ़ा, जो कि भारत के में रहने वाले जो व्यक्ति थे, हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो जो भारत के व्यक्ति थे वो क्या करते थे, वो भारत के जो व्यक्तियों के द्वारा जो सिंधु नदी है पाकिस्तान के पास, आप देखेंगे कि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो निवासियों को क्या कहा जाने लगा, जो है सिंधु नदी को, जो कि उन्होंने फारसियों ने क्या किया, हिंदू कहा। ठीक है, और हिंदू से ही उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति थे या फिर जो भी व्यक्ति जो रहते थे उसको हिंदू के नाम से जो है हिंदू माना जाने लगा। ठीक है, या फिर कहा जाने लगा धीरे धीरे करके। और हिंदुस्तान, जो भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो चूंकि अंग्रेजों द्वारा जो है अंग्रेजी में सिंधु नदी को इंडस नाम दे दिया गया, उसके पश्चात धीरे धीरे करके हिंदुस्तान को क्या कहा जाने लगा, इंडिया के नाम से जाने लगा। यानी कि हिंदुस्तान को जो कि नदी का नाम, सिंधु का नाम इंडस रखा अंग्रेजी में, और इंडस होने के कारण ही धीरे धीरे ये नाम बदल करके हिंदुस्तान को इंग्लिश में क्या कहा जाने लगा, तो इंडिया के नाम से जाने लगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि किस मतलब जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि सिंधु नदी को किसके द्वारा जो है हिंदू कहा गया, तो सिंधु नदी को फारसियों के द्वारा कहा गया। ठीक है, और इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो चूँकि सिंधु नदी का नाम इंडस होने के कारण ही हिंदुस्तान का नाम इंडिया के नाम से जाने लगा। तो ये बीच में से कोई भी क्वेश्चन जो है बना सकता है जो पेपर सेटिंग करने वाला। ठीक है, तो आपको शॉर्ट में नोट्स तैयार करने पड़ेंगे इसमें रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद प्राचीन भारत में भारतवर्ष का नाम अनेक ग्रंथों, धार्मिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक कथाओं से मिलता है। कुछ प्रमुख काव्य या ग्रंथ निम्नलिखित हैं जहां भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि भारतवर्ष का उल्लेख, भारतवर्ष तो ठीक है कहा जाता है, लेकिन इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो भारतवर्ष का उल्लेख जो है कई ग्रंथों, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जो कथाएं हैं उसमें देखने को मिलता है। और उसमें से कुछ प्रमुख ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ भारतवर्ष का जिक्र हुआ है, तो वो हम देखते हैं। पहला तो महाभारत ही है। महाभारत चूँकि एक काव्य है, आपने देखा होगा कि ये पढ़ा भी संभवतः शायद किसी ने होगा अगर तो महाभारत में एक प्राचीन हिंदू काव्य है जिसमें भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर पांडवों के राजा भारतवर्ष के सम्राट बने। यानी कि युधिष्ठिर जो थे तो वो पांडवों के जो राजा थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई जो थे युधिष्ठिर, वो कहाँ के सम्राट बने, तो वो भारतवर्ष के ही सम्राट बने। और महाभारत काव्य में भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। इसके बाद जो अगला चीज़ है रामायण काव्य है। रामायण जो है ये भी एक प्राचीन हिंदू काव्य है जिसमें क्या है, भारतवर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या के राजा और भारतवर्ष में राज्य करते थे। यानी कि अयोध्या जो थी वो श्री राम चूँकि वहाँ के राजा हुआ करते थे, और अयोध्या जो कहाँ आती थी, भारतवर्ष के अंतर्गत ही आती थी। तो जब आप रामायण महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि अयोध्या के राजा भारतवर्ष के अंतर्गत अयोध्या जो है के नगरी के राजा थे। ठीक है, इसके बाद जो है वेदों में भी भारतवर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। ऋग्वेद जो ऐसा वेद है जिसमें भारतवर्ष का वर्णन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैन और बौद्ध ग्रंथ में भी भारतवर्ष का जिक्र होता है। जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है, किसका, भारतवर्ष का। ठीक है, इसके बाद जो है अर्थशास्त्र क्या है, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, यानी कि जो चाणक्य, कौटिल्य जो थे जिनको चाणक्य के नाम से भी कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के जो वहाँ पर क्या थे, मंत्री थे, जो प्रधान, वहाँ उनके प्रधानमंत्री तो चाणक्य जिन्हें कहा जाता था, या कौटिल्य नाम जिनका था। तो उनका जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र थी, जो कि एक प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र है जिसमें भारतवर्ष के शासन और व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी कि जो अर्थशास्त्र थी जिसमें क्या किसका वर्णन किया गया है, तो भारतवर्ष के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था का जिक्र किया गया है उसमें भी भारतवर्ष का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है अशोक के शिलालेख। अशोक जो है चक्रवर्ती सम्राट जो है अशोक, ठीक है,
इसके भी मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी भारतवर्ष का वर्णन देखने को मिलता है और अशोक ने अपने शासन का क्षेत्र विस्तार पूरे भारतवर्ष में किया था। आपने सुना होगा कि जो महान सम्राट अशोक था, इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा था। इसने मतलब जब शासन किया तो इसने अपना क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा तक फैलाया हुआ था। अफगानिस्तान तक इसका जो है क्षेत्रफल फैला हुआ था इसके शासन में, ठीक है। तो अशोक के शासन काल में जो अशोक के द्वारा जो उसके समय शिलालेख जो थे अशोक के, उसमें भी भारतवर्ष का जिक्र जो है मिलता है। इसके बाद इन सभी ग्रंथों, काव्यों और प्राचीन लेखों के माध्यम से भारतवर्ष का इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त कलिंग नरेश कौन? कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख एक ऐसा पहला अभिलेख है जो भारतवर्ष के वर्णन का अभिलेखी साक्ष्य है। यानी कि कलिंग नरेश, कलिंग कहाँ पे आता है? कलिंग वर्तमान उड़ीसा में जाला क्षेत्र था। तो वहाँ के जो नरेश थे यानी कि राजा थे खारवेल, नरेश खारवेल जो थे, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा पहला अभिलेख है जो कि जिसमें भारतवर्ष का वर्णन मिलता है और उसका अभिलेखी साक्ष्य है, यानी कि लिखित रूप में उसका साक्ष्य भी उपलब्ध है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पहला अभिलेख था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पहला अभिलेखी साक्ष्य था किस राजा का, जिसमें जो है भारतवर्ष का वर्णन का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। तो ये कलिंग नरेश खारवेल थे, जिनके हाथी गुम्फा अभिलेख में ये मिलता है भारतवर्ष का अभिलेखी साक्ष्य। तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा अभिलेख था, तो 4 ऑप्शन हो सकता है कि अभिलेख दे दे, तो जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख आपको याद रखना है कि पहला ऐसा अभिलेख था। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में देखा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा दी जाती थी। ठीक है, वैदिक ज्ञान परंपरा हो या फिर बौद्ध ज्ञान परंपरा, और कितने प्रकार से दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी और उच्च शिक्षा के। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि भारतवर्ष जो नाम पड़ा भारत का, वो किस प्रकार से पड़ा, ठीक है, और कहाँ कहाँ इसका जिक्र देखने को मिलता है। ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ी। तो शॉर्ट में क्वेश्चन भी मैंने कुछ आपको बताया जो इस जो है टॉपिक से बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो इसे आप चाहे तो शॉर्ट नोट्स इसका तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे इससे रिलेटेड नए टॉपिक के बारे में, जो वैदिक काल से यदि वेदों से संबंधित ज्ञान था उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।